अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अच्छा जी, हमने आपको कल भी बताया था एक बड़े अहम हफ्ते का आगाज़ हो चुका है, लेकिन अनसर्टेनिटी है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। यानी कि इस हद तक मामलात पहुँच गए हैं कि अगर आप सुबह को बेकरी पर अंडे डबल रोटी भी लेने जाएंगे तो वो बेकरी वाला एटलीस्ट हमसे या आपस में भी लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या होगा, नई तैनाती या नई तकर्री कब तक फाइनल हो जाएगी। उधर कल हम राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुन रहे थे तो एक तरफ तो वो ये कह रहे थे कि वसूख से ये तमाम मामलात बाहमी हम आहंगी के साथ तय हो जाएंगे, लेकिन बाद सवालों के जवाब में उनके भी इबहाम नज़र आया और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गोट फंसी हुई है। अब ट्रेजेडी ये है कि इस मुल्क में जहां मौशी हालात ऐसे हैं कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, जहां कोई इन्वेस्टर मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। मतलब कोई भी आप इंडस्ट्री, कोई भी मार्केट उठा के देख लें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेक्टर, हर तरफ बेयकीनी के असरात आपको नज़र आ रहे हैं। वहाँ एक तकर्री, एक तैनाती का मसला हल होके नहीं दे रहा है। वैसे सॉरी, लेकिन मैं थोड़ा सा आप ये बात कर रहे थे और मैं सोच रही थी कि बाकी जो मुल्क हैं दुनिया के बहुत से प्रॉस्परस भी हैं, कुछ स्ट्रगल भी कर रहे हैं, वहाँ ये मैटर करता है। ये वो एक तैनाती की जो आप बात कर रहे हैं, शुड इट इवन मैटर टू द पब्लिक? शुड इट, मतलब वाई इज़ इट कि हमारे अपर कॉरिडोर्स में, कॉरिडोर्स ऑफ पावर में कोई मूवमेंट होती है, कोई शिफ्ट होता है, कोई अनसर्टेनिटी होती है तो बच्चा जो पाकिस्तान का होता है ना वो भी इन्वॉल्व हो जाता है इस इंतज़ार में कि अब पता चलेगा क्या। वाई आर वी सो कनेक्टेड ऑल द टाइम? मतलब यही तो बात सोचने की है और यही चीज़ है जिसको ओवरऑल होने की ज़रूरत है। अब इस बात का अयादा किया गया है कि तमाम इदारे अपने आईनी हुदूद में रहते हुए काम करेंगे, तो हम सिर्फ तवक्को करें या दुआएं करें। आईनी हुदूद में रहना चाहिए, आवाम को भी आईनी हुदूद में रहना चाहिए, इदारों को भी आईनी हुदूद में रहना चाहिए, मुक़न्ना हो, पार्लियामान हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो, तमाम लोग अपने अपने तय करदा आईनी हुदूद में अगर काम करें तो इस मुल्क के मसाइल हल होने की तरफ हम अब 75 साल बाद शायद पहला कदम उठाएंगे। अच्छा। हर दफ़ा की दखल अंदाजी, हर दफ़ा की अनसर्टेनिटी इस मुल्क को कई साल पीछे ले जाती है। इसलिए अगर अब ये तय हो ही गया है कि जो होगा बस होने दिया जाएगा और लेटर ऑन ये प्रोसेस खुद ही फिल्टर होके ऐसे लीडर सामने ले आएगा जो आवाम के हकीकी नुमाइंदा होंगे, तो इस प्रोसेस में टांग कोई ना अड़ाए। होपफुली मैं ना आई एम बोर्ड विद दिस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मेरा ख्याल है कि आप इतनी बोर्ड हैं कि आप ऑलरेडी वेकेशन पे होते हुए कहीं यूरोप जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने बात की और एक्चुअली उस पर बात, अब उस पर खैर हम क्या मजीद बात करेंगे। जैसे ही पता चला कि हमारी एक बड़ी प्रोमिनेंट पार्टी जो ऑलरेडी बाहर रहते हैं वो यूरोप में एक 10 दिनों की छुट्टियां जो है तो वो लंदन में वेकेशन नहीं कर रहे थे, जो कि ऑनेस्टली आई डोंट माइंड, गेट अ लाइफ, एवरीबॉडी शुड गो। मेरा तो ख्याल है खान साहब को भी एक मिनी वेकेशन की बहुत ज़रूरत है, सारों को है, हमें भी है। तो ये जो टेंशन वाली बातें हैं ना, तैनाती एंड ऑल दैट, मतलब ऑनेस्टली ये तो होता ही रहेगा। उन्होंने कहा कि हम तो वैसे ही दुनिया में, अच्छा मैं एक और रोल, अच्छा इट इज नॉट देयर रेजिडेंट, इट इज नॉट देयर होम कंट्री, वो ऑलरेडी एक अलग मुल्क में जी यूरोप जा रहे हैं ना, वो रहते तो लंदन में है, रहते लंदन में, सियासत पाकिस्तान में करते हैं और सैर करने यूरोप जा रहे हैं। बिल्कुल, और जो कर सकता है वो कर रहा है और उसको कोई लेना देना नहीं है कि बाकी दुनिया क्या सोचेगी। हैविंग सेड दैट, भाई हमारे मसले और हैं अब्दुल्ला, हमें क्या लेना देना कि यहाँ तैनात कौन हो रहा है और कौन यूरोप जा रहा है और किसका मार्च शुरू होने वाला है। हमारे घर गैस नहीं आ रही भाई, पानी ठंडा हो चुका है, गीज़र जो है वो बिल्कुल ठंडे पड़े हुए हैं, देयर इज़ नो गैस एट ऑल। और अगर मैं अपनी बात कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो फिर भी शायद थोड़े से प्रिविलेज्ड होंगे, तो आप सोच ही लें कि बाकी क्या हो रहा है। अच्छा, हमारे तो ये दीज आर द थिंग्स ऑनेस्टली दैट मैटर टू मी, आई रियली डोंट केयर। ये जो हमारे तमाम मसले हैं ना, गैस का ना मिलना, गैस का ना होना और इससे जुड़े दीगर मसाइल, एक तवील फहरिस्त है। एनर्जी क्राइसिस पे हम बात भी कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तमाम हमारी सियासी सूरत हाल, अनसर्टेनिटी और मोर इम्पोर्टेंटली इकोनॉमिक कंडीशन से, इकोनॉमिक सूरत हाल से जुड़े हुए हैं। यही तो गलत बात है। बाकी जिसने झगड़े करने जो होना है वो तो होता रहे, लेकिन आवाम क्यों रुल रही है? मतलब ये बात है ना सोचने वाली। जब आपको पता था कि गैस ख़त्म हो रही है या नहीं रहे आगे, तो अरेंज फॉर इट, आप अपनी झगड़ों में पड़े रहे हैं। तो ये जब चीज़ें आवाम आके इफेक्ट करती है और लगता है कभी कभार कि जानबूझ के कर रहे हैं ताकि ये शोर मचाएं और कुछ अपहीवल हो, मतलब
it's a bit of a vicious circle. So I guess you're right, everything is connected. Having said that, होना नहीं चाहिए। अच्छा जी, आपको पता है, खैर इस पे तो हम बात करेंगे ही आगे चलकर मजीद भी। साथ ही हमारी टेस्ट स्क्वाड का टीम का ऐलान कर दिया गया है। हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज इंग्लैंड से होने वाली है और फुटबॉल में कौन जीता कौन हारा है अभी हम आपको बताएंगे। ईरान फॉर अ लॉट ऑफ मोर रीजंस ईरान की टीम के बारे में बात हो रही है। भैया ईरान के जो फैंस हैं ये पता तो था हमें, लेकिन एक दफ़ा रीइंफोर्स होती है बात। लड़कियां फीमेल फैंस जो हैं वो पहली बार तो मैच देखने गई हैं कतर स्टेडियम में, आपको पता है, क्योंकि ईरान में तो अलाउड नहीं है लड़कियों का स्टेडियम जाना। तो बड़ी नई इमोशनल मोमेंट्स जिसमें लड़कियां ज़ारो कतार रो रही हैं, रो भी रही थी, और आपको पता है कि बहुत सोने तो तराना भी आउट ऑफ प्रोटेस्ट नहीं। हाँ, सो ऐसी कुछ इत्तलात भी आई हैं, लेकिन फुटबॉल पर हुक्मरानी की जंग आपको पता ही है अभी तो शुरू हुई है, जोर पकड़ेगी। कल के पहले मैच में इंग्लिश फुटबॉल टीम की ईरान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी रही है और हरीफ टीम को 2 के मुकाबले में 6 गोल से हरा दिया। सो 6 गोल खा लिए ईरान की टीम ने, समझ नहीं आया, कुछ इतने बुरे हालात तो इनके नहीं थे। सो दूसरे मैच में नीदरलैंड ने सेनेगल को 2-0 से हराया है और अमेरिका और वेल्स का मैच 1-1 गोल से रहा है बराबर। आज होंगे 3 मैच, कौन कौन से होंगे जरा क्विकली बता दें फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा जी, 3 मैचेस में अर्जेंटीना सऊदी अरब आमने सामने होंगे, फिर डेनमार्क और ट्यूनिस का मुकाबला भी होगा और फिर मेक्सिको और पोलैंड टकराएंगे। 3 मैचेस होंगे आज। तो स्टेडियम्स भी आपको पता है कि इन्होंने ज़रा मल्टीपल स्टेडियम्स तो बनाए हुए हैं, बट ऑल ऑफ दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़। जहाँ 32 मुल्क आपके सामने और मुकाबले होने, तो दिन में 2-2, 3-3 मैचेस होंगे तो बात आगे बढ़ेगी। क्या ख्याल है? हाँ, ऐसा ही। खैर हम इस बारे में आपको अपडेट रखेंगे, जियो न्यूज़ पे भी आपको खबरें पता लगती रहती हैं और जैसे जैसे आगे मरहले में बढ़ेगा ये फीफा वर्ल्ड कप तो ज़रा एक्साइटमेंट, एड्रेलिन और वो फैन क्लब में इजाफा होता रहता है ना फिर। हाँ, बिल्कुल। ज़रा लेकिन खैर मुझे लगता है कि टीमों से ज़्यादा फीफा में प्लेयर्स मैटर करते हैं, एज इन लोगों के अपने इंडिविजुअल प्लेयर्स इतने फेवरेट हैं दैट दे लाइक, तो फिर वो प्लेयर जिस भी टीम में होगा उसको, चूंकि हमारी अपनी टीम तो है नहीं, तो हमारा फेवरेट प्लेयर जिस टीम में होगा हम उसको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब वो अपने मुल्कों के साथ खेल रहे हैं ना, वरना तो आपको पता है ज़्यादा क्लब्स की ही गेम है। अच्छा जी, ये तो हो गया स्पोर्ट्स का एक अपडेट आपको देनी थी, एंड ऑफ कोर्स वी टॉक अबाउट क्रिकेट इन जस्ट अ बिट एज वेल। लेके आते हैं सियासत पे, और टू मच इज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट एज वेल। इमरान खान ने 26 नवंबर को पिंडी में तारीख के सबसे बड़े जलसे का ऐलान कर रखा है, आपको पता है, विच इज़ ऑन सैटरडे बाय द वे। और खान साहब का दावा है कि वो सरप्राइज़ देने वाले हैं। अच्छा, खान साहब का जो सरप्राइज़ होता है ना, उससे ज़रा थोड़ी सी टेंशन इसलिए हो जाती है क्योंकि अब तक तो आपको पता है एक ही सरप्राइज़ मिला था, और वो भी था अमरीकी साइफर, जो कि उन्होंने एक जलसे में ऐसे ऐसे करके लहराया था, आपको याद होगा। तो अदालतों में साइफर का जो हाल हुआ सबके सामने है। हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि जलसे में मुल्क भर से कारकुन आएंगे और इमरान खान भी जलसे में पहुंचेंगे, हेलीकॉप्टर के जरिए। लेकिन खैर जिस तरह भी आपको पता है कि ही इज इंजर्ड एट द मोमेंट, लेकिन लगता है कि इसमें शायद कुछ अभाम मौजूद है। और एक तो इमरान खान के ऑब्वियसली, जिस तरह मैं कह रही थी, कि जख्म भी हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए, और फिर वो बार बार इस खदशे का इजहार भी कर चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, जिसके लिए उन्हें खातिर खा सिक्योरिटी इक़दाम उठाने चाहिए। हर मुमकिन कोई भी लैप्स है अगर उसको ओवरकम करना चाहिए, और किसी भी इंसान, और इमरान खान जैसे बड़े लीडर जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनकी जान तो बहुत ज़्यादा कीमती है। सो इसलिए इस पे बड़ी तवज्जो होनी चाहिए तमामी लोगों की। क़यास आराइयाँ हो रही हैं कि मुमकिन है इमरान खान वीडियो लिंक से ही खिताब कर दें। शायद यही वजह है कि PTI रहनुमाओं को यकीन दिलाना पड़ रहा है कि इमरान खान खुद जलसे में शरीक होंगे। 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे, और जितने भी काफिले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने, उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। हुकूमत भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयारी नज़र आ रही है। वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी अता तारड़ ने खबरदार किया है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल नहीं होने देंगे। पायलट को भी धमकी लगा दी साथ में। सुने क्या कहा। आप गैर कानूनी तौर पे पिछली दफ़ा हेलीकॉप्टर पे लैंड किए थे, इस दफ़ा आपको परमिशन नहीं दी जाएगी कि अगर आप ये समझते हैं कि गैर कानूनी तौर पे कोई हेलीकॉप्टर लेके आप इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हो जाएंगे, इसकी इजाज़त नहीं होगी। जो पायलट इस इंतशार का हिस्सा बना, सिविल एविएशन इसका लाइसेंस कैंसिल करेगी। मैं बिल्कुल क्लियरली कहता, उस मुआहदे का जो आपने NOC आपको जारी किया है उसकी खिलाफ वर्जी की तो सख्ती से निपटा जाएगा, कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
अच्छा जी, साथ ही आपको ये बता देंगे, वाकई इन्होंने तो पायलट को भी सुना दी, तो नून लीग का मौक़िफ़ रहा है कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़े बनाने की कोशिश है। तो ख्वाजा आसिफ ने इसका भी जवाब दे दिया। उन्होंने अब वाज़े तौर पर कह दिया है कि पिंडी जलसे से पहले ही आर्मी चीफ की तैनाती हो जाएगी। कोई डेडलॉक नहीं है, कोई नामों के ऊपर कोई जब समरी आएगी तो फिर नामों के ऊपर जो है बहस-ओ-तफाज की जो लीडरशिप है उनको पूरी तरह इत्मीनान में लिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर साहब देंगे और उसके बाद जो फैसला होगा नामों का, इस वक्त जो है जो सीनियर मोस्ट लोग हैं 5 या 6 जो है उनके नाम आ जाएंगे, उनके साथ डोसियर्स आ जाएंगे। इसके अलावा कोई फ़ैसला या कोई इसमें पेशरफ्त जो है इस किस्म की नहीं हुई। मेरा ख्याल है कल तक या मैक्सिमम और कब तक कंप्लीट होगा? 25 तक जो है 25 तक। उधर इमरान खान ने पिछले माह 25 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च शुरू किया था। दावे किए जा रहे थे कि जैसे सब कुछ पलट जाएगा, लेकिन अब तक तो कुछ नहीं हुआ है। लॉन्ग मार्च भी आपको पता ही है, कोई लॉन्ग मार्च नॉट सो लॉन्ग मार्च भी नहीं रहा है अब तो। खैर इस दौरान इमरान खान पर एक हमला भी हुआ, तो वो भी काबिल मजम्मत है एंड होप ही गेट्स वेल सून। लेकिन साथ ही ये भी बात आम है, अब ज़रा हमारे पे आइए कि कल राना सनाउल्लाह कहते हैं कि समरी आए ना आए तैनाती हो जाएगी, तो इससे हम क्या अखज़ करें। फिर आपको पता है ये डेज़ बड़े क्रूशल हैं ऑलरेडी, इट्स लाइक 22 सो अब 3-4 या 2-3 दिनों में अगर ये मामला तय होता है और फिर सदर मुमलिकत के पास ये जाती है समरी दस्तखत के लिए, और सदर मुमलिकत 2 दिन लगा लेते हैं इस पर दस्तखत करने में, तो क्या होगा। ये वैसे ही पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और अगर सदर मुमलिकत 2 दिन लगा लेते हैं इसको डिस्कस करने में, तो मुमकिन तौर पर फिर तरक्की पहले हो जाए, तैनाती बाद में हो, और फिर अगर उसे मुमकिन तौर पर कोई अदालत में ले जाए तो क्या होगा। अच्छा, बिलावल भुट्टो ये सारी कंफ्यूजन जो है ना, ये केओस क्रिएट करती है। द होल थिंग जो इतना डिले हो रहा है और उस पर और ज़्यादा बातें हो रही हैं, ये केओस क्रिएट करती हैं, और जो कि अब तो हो गया। कल बिलावल भुट्टो की भी तो स्टेटमेंट हमने आप लोगों को दिखाई थी, बल्कि सुनाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इस बार अगर उन्होंने समरी पे साइन ना किए सदर साहब ने, तो बेसिकली कोई शरारत की तो आखिरी मौका होगा, लेकिन वो कहेंगे मैं साइन कर दूंगा, ज़रा 2-2.5 दिन डिले करके। खैर लेट्स सी क्या होता है। एनीवे जी, अब ये कुछ भी क्या क्या हो सकता है ये ज़रा पता करते हैं, और सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी हमारे साथ हैं। आसमा, इस अहम तरीन हफ्ते में सियासी सूरत हाल कुछ ये बन रही है कि खान साहब 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने का पूरा इरादा रखते हैं, और उसके बाद क्या करेंगे कुछ वाज़े नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि वो सरप्राइज़ देंगे। अब क्या सरप्राइज़ हो सकता है, क्या ऑप्शंस बची, क्या सरप्राइजेस बच गए हैं? एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन नाउ। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरप्राइज़ इसके अलावा हो सकता है इमरान खान साहब का, कि वो जो भी नॉमिनेशन हो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आर्मी चीफ़ की, या आर्मी चीफ़ की जो तैनाती है उसके मामले के अंदर जो है वो उसको कंट्रोवर्शियल करने के अलावा कोई सरप्राइज़ मुझे नज़र नहीं आता। कि अगर वो नाम जो कि प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं या जिनको वो प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रहे हैं आर्मी चीफ़, अगर वो उनके अलावा कोई नाम आता है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई मसला होगा इमरान खान साहब की तरफ से। अलबत्ता अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो उन्हीं को लगाएंगे जिनको वो लगाना चाह रहे हैं, तो फिर इमरान खान साहब जो हैं वो ज़रूर इस मामले को मुतनाज़ा बनाएंगे। लिहाजा सरप्राइज़ इसके अलावा नहीं हो सकता, कोई सामने नहीं आ सकता कि इमरान खान साहब जो कैंडिडेट होंगे प्राइम मिनिस्टर के नामज़द उनको किया जाएगा आर्मी चीफ़ के तौर पे। अगर उस तारीख तक कर दिया जाता है तो फिर मेरा ख्याल है कि वो उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो भी मामला होगा उसके ऊपर वो जो पिंडी की अगर कोई चॉइस है या जो दूसरी तरफ से कोई चॉइस है या वो चॉइस है जो कि उनके मुताबिक ठीक है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाएंगे, बल्कि एक स्टेप आगे जाएंगे और आर्मी के साथ अपने या मिलिट्री के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने की तरफ भी वो जा सकते हैं। यानी आप कह रही हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका अगर अनाउंस कर दिया गया तो इमरान खान साहब एक स्टेप आगे जाएंगे और एक नए चैप्टर का आगाज़, जिसे कहते हैं ना, नए बाब का आगाज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर मगर है। हाँ, अच्छा, अब आसमा जी, अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद हमने देखा कि खान साहब रातों रात बिल्कुल गेम पलट दिया, अपनी मकबूलियत की इंतहा पर पहुँचे, हर इलेक्शन जीता, पंजाब में हुकूमत तक बना डाली। अब एक ऐसा मोड़ आया है जिससे तासुर ये बन रहा है कि वो अहदाफ हासिल नहीं कर पाएंगे। सबके बावजूद, इतनी कामयाबियों के बाद भी
क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अब वो सौड़ा बंद गली में हैं? देखिए, बंद गली में अभी तक कहना क़ब्ल वक्त होगा, क्योंकि पॉलिटिकली हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब बंद गली में हैं, लेकिन उनकी जो एक लॉन्ग मार्च का जो मकसद था या जो हदफ था वो एक अब वाज़े होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वो प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे गवर्नमेंट को कि उनकी पसंद के कैंडिडेट अगर नहीं लगा रहे तो कम अज़ कम हुकूमत अपनी पसंद के कोई कैंडिडेट जो है वो भी ना चुन सके। तो इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त कि वो अपनी जो सियासत है उस पर वो दबाव बढ़ा सकें सर्टन इदारों की तरफ। इसमें अवाम की हिमायत से ज़्यादा उनको हो सकता है कि वो चाहते हों कि कुछ इदारों की हिमायत हो या वो इदारों को अपनी तरफ माइल कर सकें या वो जो मुतालबात वो रख रहे हैं वो मुतालबात जो वो मनवा सकें। तो अब उन मुतालबात को मनवाने की तो कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इम्कानात मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रेशर वो बढ़ाना चाहते थे उस पर कम अज़ कम चंद हम ये कह सकते हैं कि शायद वो प्रेशर अपना बढ़ाने में वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन उनके साथ जो पावर सर्कल्स थे वो शायद किसी ना किसी हद तक इस वक्त तक की जो टेंशन है उसको बढ़ाने में वो एक कामयाबी उनके साथ आ सकती है या आ रही है। अभी कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त है, लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिकली ज़रूर अपने आप को बंद गली में ले गए हैं, लेकिन जो दबाव बढ़ाना चाह रहे थे शायद उसके अंदर उनको किसी न किसी हद तक जो है वो थोड़ी बहुत कामयाबी मिल सकती है। अच्छा, पॉलिटिकली आप कह रही हैं अपने आप को बंद गली में ले गए हैं खान साहब, लेकिन तहरीक इंसाफ का अगला जो लाहे अमल है 26 नवंबर की बात हो रही है, कशीदगी या टकराव वाली सूरत हाल की तरफ भी जा सकता है। मतलब आइदर ऑफ द टू, खुदा न खास्ता, बिल्कुल खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो नुकसान हुकूमत का भी होगा, ऑफ कोर्स लोगों का भी होगा, तो इसलिए हुकूमत की मफाद में ही है कि ऐसा होने से रोका जाए, बिफोर हैंड ही रोक लिया जाए। लेकिन हुकूमत कहती है कि मुज़ाकरात तब होंगे जब तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में आएगी। तो इस शर्त में आपको लगता है कि कोई नरमी लानी चाहिए ताकि देख सकें कि आगे क्या होने वाला है और उसको पहले ही रोका जाए? देखिए, चाहिए तो यही कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस जो एजिटेशन वाली पॉलिटिक्स है, एहतजाजी सियासत है, उसको एक पार्लिमानी सियासत की तरफ उसका रुख मोड़े, जो कि इलेक्शन से पहले ज़रूरत भी है, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते ज़रूर हैं कि वो पार्लियामान में वापस आएँ, या उनकी चूँकि बहुत सारे जो इंतखाबात की डेट है उसके ऊपर भी एक डेडलॉक है, ना हुकूमत इंतखाबात की तारीख देना चाहती है, ना उनके जो चॉइस के आर्मी चीफ हैं उनको लगाना चाहती है। इस तरफ दूसरी तरफ हुकूमत के अपने जो जिनको वो लगाना चाहेंगे शायद उनके ऊपर भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, और हो सकता है कि हुकूमत को भी मजबूर करने की कोशिश की जाए कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाए और फिर जो इलेक्शन जो है उनको अनाउंस कर दिया जाए। सो मेरा ख्याल है कि ये सब चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से एक सियासत ही पाकिस्तान की या निज़ाम जो है वो बंद गली के अंदर जा सकता है, और उसके अंदर से वापस आना या उस निज़ाम को वापस लेके आना पाकिस्तान की सियासी जमातों की अव्वलीन तरजीह होना चाहिए और हो सकती है। ये जो सूरत हाल है इसके अंदर अगर तहरीक इंसाफ थोड़ी लचक का मुजाहरा करती है और हुकूमत भी थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करती है, तो मेरा ख्याल है कि पार्लियामान में वापसी ऑन कार्ड्स होनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अदरवाइज़ तहरीक इंसाफ सड़कों पे एहतजाज ही करती रहेगी और हुकूमत करती रहेगी। ना हुकूमत सही तरीके से चल पा रही है, ना पाकिस्तान का निज़ाम सही तरीके से चल पा रहा है, ना ही तहरीक इंसाफ की सियासत सही तरीके से चल पा रही है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले कई दिनों के अंदर जो अवामी रद्द-ए-अमल है ये एहतजाजी सियासत का, वो कोई अच्छा रद्द-ए-अमल नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद थी। बात तो ये है कि कुछ भी ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। देयर इज़ a state of chaos and uncertainty around us in the country, और ये बात आप हम सब से रिलेट करेंगे, आप हमसे रिलेट करेंगे, क्योंकि आप भी कहीं जाते होंगे, लिटरली आप कोई नया कारोबार शुरू करना जा रहे हैं, आप कोई डील कट करने जा रहे हैं, आप कोई ज़मीन का टुकड़ा लेने जा रहे हैं, आप कोई दुकान किराए पे हासिल करना या देना चाह रहे हैं। हर चीज़ इस बात से जुड़ी हुई है कि आगे क्या होगा। भाई आजकल तो आप बच्चों का रिश्ता जहाँ करा रहे हैं ये बहुत मैटर करता है कि अगले की पॉलिटिकल एफिलिएशन क्या है, बिकॉज वो सेंटिमेंट्स जो हैं वो इतने चार्ज्ड हो चुके हैं कि अगर आपकी वो थॉट प्रोसेस किसको आप फॉलो करते हैं, किसको एस्पायर कर रहे हैं कि वो हमारा लीडर बने, अगर ये चीज़ें मैच नहीं होती तो शादी भी नहीं चलने वाली। मतलब ये पीपल, दीज आर वेरी रियल कंसर्न्स फॉर पीपल। क्योंकि अगर जिस एक्सट्रीम पे हम पहुंच चुके हैं, पर्टिकुलरली हमारे नौजवान, मतलब कट मरने को तैयार हैं
मोहब्बत में अपने लीडरान की, सो उसमें अगर उनका पार्टनर कुछ मुख्तलिफ राय रखता है तो फिर तो घमसान का रन पड़ेगा। बहुत मतलब इसके बहुत रेपरकशंस हो सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको एकदम से शॉक करती हैं ना, कि जैसे अभी हम बिल्कुल ही मतलब ब्रेक में आ ही रहे थे तो मैंने एक खबर पढ़ ली जिसमें जो पहला मैच हुआ है ना कतर में, कतर और इक्वाडोर का, तो उसमें आप सोचेंगे कि जापानियों का क्या लेना देना है। एक कतर एक टीम खेल रही है, एक इक्वाडोर, फुटबॉल की बात हो रही है। जैसे ही मैच ख़त्म हुआ सारे चले गए स्टेडियम से। जापानी फैंस ने पूरा स्टेडियम साफ़ किया, मतलब वो थैले लाए हुए थे, उन्होंने ट्रैश कैन में वो कैन्स डाले, फिर टिश्यू, रैपर्स, खाने पीने की, मतलब जो भी चीज़ें थी वो सफाई में लग गए। मतलब कि ये क्या कौम है भाई, ये पहले भी कर चुके हैं, अजीम लोग हैं। ये हर जगह पहुंच के करते हैं। मेरी बात ये इनका ये मुझे लगता है कि इनका बेस्ट फेवरेट पास टाइम है सफाई करना। मे बी दे जस्ट कैन नॉट टेक द गंदगी, बिकॉज वो खुद इतने उनकी मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ देयर डीएनए कि वो सफाई रखते हैं, अपने मुल्क में भी रखते हैं। तो उन्होंने कहा हम जहाँ जहाँ जाएंगे ये हमारा एक सिंबल है कि आपको पता चल जाए कि हमारे थे कि सब कुछ साफ होगा, और वो सफाई करना स्टार्ट हो गए। पता है क्या, सलूट। कल परसों की बात है, मेरा कराची में बिजनेस रिकॉर्डर रोड और फिर आगे वहाँ से नाज़िमाबाद जाने का इत्तेफाक हुआ। अल्लाह माफ़ करे, इस कदर गंद है उस सड़क पे, इस कदर गंद है उस सड़क पे कि समझ में ही नहीं आता। और हम सिर्फ इदारों को या सरकारों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, मतलब हम लोग खुद भी ख्याल नहीं करते। ऐसा ही है, खुद भी किसी को कोई ख्याल नहीं है कि वो थैले भर भर के अपने घरों के सामने, अपनी दुकानों के सामने, अपने फ्लैटों से खिड़कियों में से नीचे फेंक रहे हैं। कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, मतलब अच्छा क्या लेवल है। अच्छा, और मजे की बात है, छोटी छोटी कचरा कुंडियाँ जो है ना हम डेवलप कर लेते हैं। किसी पहले एक दो लोगों ने अपना कोई यूज्ड कुछ चीज़ें फेंक दी, उसके बाद फिर लोग कहेंगे अच्छा कूड़ा इधर फेंकना है। बेशक इट माइट बी इन द मिडल ऑफ द रोड और अ वॉकवे और व्हाटएवर, उस पर सारे जमा करना स्टार्ट हो जाएंगे और यही सोचेंगे कि देखिए हमने तो साइड पे ही लगाया हुआ है ना। मतलब हर 2 मिनट बाद ऐसी छोटी छोटी कुंडियाँ आएंगी। बेसिकली डू व्हाटएवर यू। थोड़ी सी जहमत नहीं करनी कि जहाँ एक्चुअली वो बास्केट, वो डब्बा, वो कचरा कुंडी बनी हुई है, वहाँ पे अगर वो 500 मीटर दूर है तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, एक नई कचरा कुंडी बना लेंगे। वैसे अबाउट दैट बहुत सी जगह हैं जैसे कि हमारे बीचेस जहाँ ये ज़्यादा होने चाहिए, ये बड़े बड़े बिन्स या ट्रैश कैंस वगैरह ज़्यादा होने चाहिए। और मैंने खुद यू नो वेयर आवर जिम इज़, और वो आपको काफ़ी दूर तक जगह नज़र आ रही होती है, नहीं है इतने एडिक्वेट जितने होने चाहिए। तो थोड़ा सा हम भी फैसिलिटेट नहीं करते और आवाम तो फिर वो तो 2 कदम नहीं वॉक करेंगे कुछ। अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे और हम ज़रा क्रिकेट की बात करेंगे। फुटबॉल के बारे में तो आपको बताते ही रहेंगे। अब पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। 18 रुकनी स्क्वाड में 2 नए खिलाड़ी भी मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, जिनका नाम है अबरार एंड मोहम्मद अली। ठीक है, इनके स्टैट्स भी आपने निकाल के रखे हुए हैं। जबकि साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी स्क्वाड में शामिल हैं। मोहम्मद अली, अबरार अहमद को डेब्यू कराया जाने का इम्कान है, इनफैक्ट हो गया है, इनका नाम तो अनाउंस। यासिर शाह, हसन अली और फवाद आलम टीम में जगह नहीं बना सके हैं। यासिर शाह की जगह नौजवान स्पिनर अबरार अहमद को मौका दिया गया है। जैसा कि अभी आपने बताया, भी कहा जा रहा है कि एक बॉलर का इजाफा और बैटर की कमी से हमारी बैटिंग लाइनअप पर दबाव आ सकता है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम कहते हैं कि स्क्वाड की सिलेक्शन में डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को भी सामने रखा गया है। वैसे तो कुछ नाम हमारे सामने भी हैं डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के, जिनको आई वंडर क्यों शामिल नहीं किया गया अगर तो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को ही सामने रखा गया है। जैसा कि लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर हैं मीर हमजा। अगर उनके रिकॉर्ड्स चेक करें बाकी लोगों से तो उनके रिकॉर्ड्स तो बहुत बेहतर हैं। मीर हमजा ने 92 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं और उनके दीगर लोगों के मुकाबले में खासे बेहतर रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये शामिल नहीं है। खैर ये भी बातें हो रही हैं जी, ये भी बातें हो रही हैं। मीर हमजा को आप देख भी रहे हैं और 6 बार मैच में 10 विकेटें और 27 बार मैच में 5 विकेटें हासिल कर चुके हैं, बट ही इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर। टेस्ट मैच भी अच्छा जी, रिजवान और हारिस रऊफ लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, अब टेस्ट टीम में भी शामिल हैं। शायद इन्हें आराम दिया जा सकता था, बाय द वे, शायद। अच्छा जी, अब आपको पता ही है कि ये टेस्ट जो है ये रावलपिंडी से स्टार्ट होंगे और 1 दिसंबर से, और फिर 9 को दूसरा भी होगा। एनीवे जी, हमें आकिब जावेद ने ज्वाइन किया, उनसे भी पता करते हैं अबाउट यू नो खासतौर पे ये जो न्यू लड़के हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे और जिनको नहीं रखा उनको क्यों नहीं रखा। सबसे पहले तो आकिब ये ज़रूर आप बता दीजिएगा हमें कि
जो दौरा हो रहा है अभी, ऑब्वियसली तारीखी दौरा तो है और टीम का अनाउंसमेंट भी कर दिया है, हसन अली, फवाद आलम और यासिर शाह अपनी जगह नहीं बना सके, तो आप समझते हैं कि ये मुनासिब फैसला है कि इन तीनों को रिप्लेस किया जाए विद समथिंग न्यू? यासिर तो पहले इन एंड आउट हो रहे हैं और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं रिसेंट पास में दी उन्होंने। इसी तरह हसन अली इज़ ऑल्सो स्ट्रगलिंग, इंजरी से वापस जब से आए हैं वो उस तरह की पेस और उस तरह की परफॉर्मेंस वो नहीं दिखा सके। सो आई थिंक फ़हीम अशरफ का वापस आना इज़ गुड साइन। हालांकि उसको ऑस्ट्रेलिया में भी होना चाहिए था T20 वर्ल्ड कप में, और उसके अलावा इब्रार को रखा है इन्होंने। मोहम्मद अली एक नया फास्ट बॉलर आया जिसने डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हारिस का लगता है टेस्ट अभी होने जा रहा है। आगा सलमान है, साउद शकील है जिनको फवाद आलम की जगह लेकर आए हैं। सो आई थिंक फवाद ने खासा अच्छी परफॉर्मेंस भी दी, फिर उसको 10 साल बाहर भी रखा, वापस आया। सो आई थिंक उसको ऐसे ही बिला जवाज़ निकाल देते हैं और फिर वो परफॉर्मेंस देता है। और आई थिंक ये थोड़ा सा मेरा ख्याल फवाद को कंटिन्यू करना चाहिए था। अच्छा आतिफ भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तानी टीम में जिन लोगों को की जगह बनी है जिनकी, वो हैं फ़हीम अशरफ, अबरार, मोहम्मद अली। अब ये बॉलिंग ऑप्शंस हैं, तो क्या समझा जाए कि सिलेक्शन कमेटी बैटिंग डिपार्टमेंट से मुतालिक जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उससे बिल्कुल मुतमईन है उससे? देखिए, टेस्ट मैच को आप जब शाहीन जैसा बॉलर आपके पास अवेलेबल ना हो तो फिर आप ये सोचते हैं कि फिट और नए टैलेंट को, मोहम्मद अली को लेके आए, हारिस को टेस्ट डेब्यू कराएंगे और इसके साथ फ़हीम अशरफ, क्योंकि जब पाकिस्तान में मैचेस होंगे तो स्लो पिच होगी, लंबे लंबे ओवर्स करने पड़ेंगे फास्ट बॉलर को। तो आई थिंक इस तरह का ऑलराउंडर जो है वो अच्छा ब्रीदर देता है फास्ट बॉलर के लिए। लगता तो मुझे यही है कि पाकिस्तान टफ टाइम देगा इंग्लैंड को, क्योंकि स्लो और लो बाउंस पिचेस होंगी जहाँ पे पाकिस्तानी जो बैटर्स हैं उनके लिए भी एडवांटेज होगा। अच्छा ये भी बता दें, क्योंकि इसकी अब हम कुछ क्लैरिटी चाहिए, शाहीन की इंजरी के बाद यहाँ एक और सवाल डेफिनेटली ये है कि बाबर रिजवान और हारिस रऊफ जो हैं वो कई माह से मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं विदाउट अ ब्रेक, और अब नई टीम में भी शामिल हैं, तो क्या उनमें से किसी को रेस्ट की ज़रूरत नहीं है? थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, कोई बंदा इंसान एक पर्सपेक्टिव लेके आता है, रिफ़्रेश होके आता है, तो खुदा ना खास्ता क्या मज़ीद किसी की अगर इंजरी का, अगर ऐसे खेलते रहे तो हम बस कहना ये चाह रहे हैं कि इंजरी का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। देखिए, इंसान को आप किसी भी बॉलर को या प्लेयर को आप तब रेस्ट देते हैं जब एक तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट वो खेले और दूसरा जब कोई इंजरी हो। सो आई थिंक कि अभी हारिस ने तो T20 क्रिकेट खेली है या 50 ओवर्स खेले। आई थिंक कि उसके लिए अब ये है कि तीनों के तीनों टेस्ट में जा रहे हैं। पहला टेस्ट में बताएगा कि उसकी फ़िज़िकल कंडीशन क्या है, सेकंड टेस्ट के बाद तो डेफिनेटली कंसल्ट तो करते ही हैं और कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि फास्ट बॉलर्स जो होते हैं वो बड़े उनकी टेक केयर करनी पड़ती है। केयर तो करनी चाहिए भी। बहुत शुक्रिया आपका आकिब भाई, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, मौसम ज़रा बदल गया है, हम बात करेंगे, अभी नहीं, ब्रेक लेनी है आई नो, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना लवाजमात खाने की जो सर्दी से एसोसिएटेड हैं और मेरा ख्याल है कि उनका कोई सानी नहीं है। मुझे पता है आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं वरना फिर हम, अब क्योंकि खाने की जब बात स्टार्ट होगी ना फिर हम रुक नहीं सकते। मगर ये बात वाज़ेह है कि अब तक किसी ने साग नहीं भेजा है मुझे अच्छा बना हुआ, और अगर इसको किसी ने भेज दिया और मुझे नहीं भेजा तो ये तो एक जंग, फिर घमसान का रन ये पड़ेगा। तो बहुत सिचुएशन पैदा हो जाएगी। और हम बात कर रहे थे कुछ सर्दी के खानों की, तो पंजाब का ज़िला चनियोट है फर्नीचर साजी की वजह से, और वो कौन सी हवेली है बड़ी खूबसूरत चनियोट की जो बड़ा मशहूर है फर्नीचर साजी की वजह से। चनियोटी फर्नीचर एटलीस्ट लाहौर में तो हर घर में, बिकॉज़ मुझे भी याद था नाम और जो मुझे मुझे नहीं आता, मैं भी गूगल कर लेता हूँ, बट लाहौर में हर घर में चनियोट का कोई ना कोई फर्नीचर पीस ज़रूर होता है। मतलब यस आई रियली यूज्ड टू लाइक इट, लेकिन अब जरा कुछ जिद्दत आनी चाहिए उनके मेरा भी यही ख्याल है। बट जो उनका काम होता है और नफासत
दैट इज़ ब्यूटिफुल। मतलब जाल जाल जो एक वो सिचुएशन बन जाती है, लेकिन डेफिनेटली कोई नई चीज़ें आनी चाहिए। बात क्या कर रहे थे आप? वो गूगल करना स्टार्ट हो गया ना? उमर हयात महल है बाय द वे चिन्योट में। उमर हयात महल नहीं, उमर हयात महल है और उसकी कार्विंग एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज़ अनबिलीवेबल। खैर अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम चिन्योट के कुन्ने की बात कर रहे हैं। और ये डिश इस इलाके से क्यों एसोसिएटेड है? और वैसे वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस है। बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह आपने कुन्ना छोड़े हमारी बातें, मुर्तज़ा चमन से सुनिए। ओके। चिन्योट का नाम आए और लोगों के जहन में लकड़ी का फर्नीचर और खाने में चिन्योटी कुन्ना लाजमी आते हैं। किसी भी बड़े शहर या मुल्क में चले जाएं, वहां अगर पाकिस्तानी रहता होगा तो वो चिन्योटी फर्नीचर के साथ कुन्ने को लाजमी याद करता होगा। मिट्टी से तैयार होने वाले बर्तन में मटन, देसी घी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, सादा नमक, कलवंजी, सफ़ेद और ब्लैक ज़ीरा, देसी आटे की दोधी, प्याज, लहसुन, अदरक मिक्स करके हल्की आंच पर 3 से 4 घंटे में तैयार होने वाली ये डिश कुन्ना लज्जत के एतबार से अपनी मिसाल आप है। घड़ा नुमा मिट्टी के बर्तन में तमाम अशिया डालकर पहले जमीन में दबाकर पकाया जाता था, लेकिन अब जदीद दौर में इसे सुई गैस पर भी तैयार किया जाता है। हम ये चिन्योटी कुन्ना मटन में और बीफ में बनाते हैं। पहले ये जो था ना, ये मिट्टी में दबा के लकड़ियों की आग से बनता था। ये चिन्योट में सबसे आला सुगात समझी जाती है, बीफ में भी मटन में भी। अंदरून और बैरून ममालिक से जब चिन्योट फर्नीचर खरीदने या शादी की तकरीब में शिरकत करते हैं तो चिन्योट की इस डिश को जरूर खाते हैं। होटलों पर मटन और बीफ दोनों में कुन्ना दस्तयाब होता है। कैमरा टीम के साथ मुर्तज़ा चमन, जियो न्यूज़, चिन्योट। हाँ लवली। आपको पता है कि कुन्ने के लिए अब मुझे समझ नहीं आया ये कौन सा गोश्त इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे यहाँ तो वो मछली का बोंग का गोश्त जिसे कहते हैं, कुन्ना उसी में अच्छा लगता है, उसी में बनता है। बेसिकली मटन में मछली कह लें आप उसे, और गाय में या व्हील में आप उसे, वो बीफ या व्हील में आप उसे बोंग कह लें, जिससे नहारी भी बनती है ना। बेसिकली हाँ। हाँ। भाई मुझे नहीं पता, मैं अगर कोई मुझे भेज रहा है तो मैं दोनों में मुझे एक्सेप्टेबल है। थैंक यू वेरी मच, आई विल टेक इट इन एनीथिंग। बट अदरवाइज यू कांट रियली दस्ती और रान का आप कुन्ना नहीं बना सकते हैं। देयर हैज टू बी अ स्पेसिफिक गोश्त फॉर। हां, लेकिन अभी कटा हुआ जो पड़ा था वो रान ही लग रही थी। वो रान मुझे समझ नहीं आया वैसे ये कि चिन्योट में ये कौन से गोश्त का कुन्ना बन रहा है, क्योंकि कुन्ना तो हमने हमेशा से वो मछलियों का ही सुना है, बकरे की। सो लुक्स लाइक वी विल हैव टू गो बैक टू मुर्तज़ा चमन लेटर इन द डे एंड आस्क हिम कि ये कौन से गोश्त का बना हुआ था। ये नहीं कि जैसे हमें कोई भेज रहा हो, हमें वैसी क्यूरियोसिटी माशाल्लाह इतनी है कि दिमाग में विजुअल भी सही होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारी सियासी तारीख में आपको पता ही है, ऐसा कई बार हुआ है कि कोई ना कोई कैरेक्टर अचानक आता है, नमूदार होता है, कुछ देर उल्टी सीधी बातें करता है, हरकतें करता है, मीडिया में मौजूए बहस बनता है, फिर गायब हो जाता है। लंदन में मकीम तस्नीम हैदर भी मतलब एक ऐसा ही किरदार लग रहे हैं। ज़्यादा तर्जुमानी ये अगर कह रहे हैं किसी पार्टी की करते हैं तो उनके मुताबिक वो टिकटॉक पे करते हैं। ठीक है जी। और तस्नीम हैदर ने मियां नवाज शरीफ पर सहाफ़ी अरशद शरीफ और इमरान खान के कत्ल की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम लगाए। ख़ुद को तर्जुमान कहते हैं, लेकिन इमरान खान के हक़ में मियां नवाज शरीफ के खिलाफ मुजाहिरों में लंदन में शामिल रहे हैं। और ये कोई नई किस्म की तर्जुमानी है कोई। वैसे मतलब इन्हें अब सुने तो कौन सीरियसली ले सकता है। ये भी दावा किया गया है कि वो कई बरसों से मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान हैं, ताहम अब उनका कहना है कि वो टिकटॉक पर नून लीग की तर्जुमानी करते हैं। You thought I was joking? No, I was not. No, I didn't think that you were joking because ये बड़ा सीरियस मामला है। आप जरा उनको देखें, उनकी उम्र को देखें और फिर तस्नीम हैदर के इल्जामात को हाथों हाथ ले रही है पंजाब हुकूमत। मुशीर दाखिला पंजाब और PTI के रहनुमा उमर सरफराज चीमा ने कहा कि तस्नीम हैदर से रब्ता कर लिया है और मालूमात हासिल कर रहे हैं। वैसे आपको पता है इनका ताल्लुक भी गुजरात से, और मतलब it is so obvious and it is rather tragic, yet it is funny as well. खैर, मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि PTI नवाज शरीफ के खिलाफ लंदन में कानूनी कार्रवाई करेगी। और PTI के साबिक वजीर फैसल वाडा से भी तस्नीम हैदर के इल्जामात का जब पूछा गया तो उनका जवाब क्या था, ये ज़रा सुनिए। देखिए, ये एक बहुत सीरियस मैटर है, बहुत तकलीफदेह और परेशानी का बायस है हमारे लिए। मेरे ख्याल से इसमें हम सियासत से बालातर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, और घटिया किस्म का मजाक ना करें तो बेहतर होगा। मैं इससे ज़्यादा इसमें पॉलिटिकल एंगल लाना नहीं चाहता। एक बात मैंने सिर्फ ये करनी है कि ये एक इंसान का कत्ल हुआ है, जिसके बच्चे हैं, जिसकी फैमिली है, जो इंसाफ की मुतकाज़ी है, मुतलाशी है। मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स लाकर आप उस इंसान की फैमिली के साथ ज़्यादती कर रहे हैं।
और ये बिला वजह की नॉनसेंस क्रिएट करके जो असल मुल्ज़िमान हैं उनसे तवज्जो हटाने की कोशिश भी हो सकती है। समझ नहीं आ रहा कि क्या है, बट दिस इज़ रादर ट्रैजिक। अच्छा, कुछ देर पहले जी हमने अपने ब्यूरो चीफ जो लंदन में हैं मुर्तज़ा अली शाह, उनसे बात की। बहुत से सवाल थे कि भाई ये कौन है, क्या मतलब इनकी क्या चाहते क्या हैं। तो एक सवाल हमने पूछा इल्ज़ामात के हवाले से कि इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं और उनकी टाइमिंग भी बहुत अहम है, और अब शरीफ ख़ानदान या मुस्लिम लीग नून जो है इस पर एक्शन लेने जा रही है। तो क्या कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इससे होगा क्या? ये सारी बातें हमने पूछी मुर्तज़ा से, जवाब ही आया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्नीम हैदर ने, तो उन्होंने कहा कि वो पुलिस को ऑलरेडी एविडेंस दे चुके हैं। फिर उनके वकील ने कहा कि वो पुलिस को कुछ एविडेंस देंगे। महताब अजीज़ उनके वकील थे, सोलिसिटर जो उनके पास बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वो पुलिस को मज़ीद एविडेंस देंगे। फिर उन्होंने कहा कि वो मीडिया उनसे ज़्यादा सवालात ना पूछे, वो यहाँ पर बात वो नहीं कर सकते। लेकिन बाद में ये पता चला कि जब हमने उनसे डायरेक्टली तस्नीम हैदर से सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा कि उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। उन्होंने कहा कि वो पुलिस से जुमे को भी मिले, वो पुलिस से हफ्ते को भी मिले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यानी पुलिस से वो 2 बार मिले। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनको ये कहा है कि आपको एविडेंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप ही एविडेंस हैं, आपकी बातें ही एविडेंस हैं। और ये कि चूँकि आप PML नून के तर्जुमान हैं, इसलिए आप उनके ऑफिशियल स्पोक्समैन है, लिहाजा आपसे हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है कि पुलिस ऐसी बात यहाँ पर नहीं कह सकती, और दूसरी बात ये कि तस्नीम हैदर ने अब खुद माना है कि वो मुस्लिम लीग के तर्जुमान नहीं है और ना ही उनका नोटिफिकेशन हुआ है, वो ये बात अब मान चुके हैं। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, उसमें पुलिस तो ये क्लियर लग रहा है कि पुलिस इन इल्ज़ामात पर कोई एक्शन नहीं लेगी। जिस दिन इमरान खान साहब पर हमला हुआ था, जो सोलिसिटर बैठे हुए थे तस्नीम हैदर के साथ, उन्होंने इमरान खान साहब पे हमले के अगले दिन ही जाकर एक एप्लीकेशन दे दी पुलिस को, और उन्होंने कहा कि वो उस एप्लीकेशन में वो नामज़द कर रहे हैं नवाज शरीफ और मरियम को। और 2 हफ्ते, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा का टाइम गुजरा, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस से हमने पूछा, उन्होंने कहा कि उस जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसमें कुछ ऐसी बात नहीं थी, हमें क्लियरली लग रहा है कि उसमें एक एंगलिंग है और उसमें ऐसी कोई हकीकत नहीं थी, लिहाजा उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। थैंक यू मुर्तज़ा। सर्दियाँ जब आती हैं ना तो डेंगू केसेस में कमी मामूल की बात है कि जी आप इंतज़ार ही कर रहे होते हैं जी डेंगू किस तरह ख़त्म होगा, ज़रा ठंड पड़ेगी तो वो मच्छर जो है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और अब वबा भी तकरीबन थम जाने का इंतज़ार हम कर रहे थे, लेकिन तशवीशनाक बात यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वाज़े सर्दी के बावजूद डेंगू वायरस जान छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मतलब वहाँ केसेस हो गया है, वो लग रहा है ना, केसेस पे केसेस आते चले जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में सूबे के मुख्तलिफ शहरों में कोई ऑलमोस्ट 80 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं, 79 रिपोर्ट हुए हैं, 80 ऑलमोस्ट रिपोर्ट हो गए हैं। महकमा सेहत पंजाब का कहना है कि 20,000 के करीब अमले ने डेंगू के फैलाव पर पूरी तरह नज़र रखी हुई है। और अब पता नहीं कि ये कैसी नजर है कि इसके बावजूद डेंगू जो है वो काबू में नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है कि इनकी नजर से छुप के चल रहा है वो अब्दुल्ला, बिकॉज एक आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना ओवर द इयर्स कि ठंड पड़ेगी तो ये मच्छर खत्म हो जाएगा। आपको पता है ये एक्सेप्ट कराची, बाकी मुल्क में तो सर्दी की एक ठीक ठाक लहर आई गई है। हम बता दें आपको, पंजाब में ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, वहाँ मुस्तकिल डेंगू के मरीज़ सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर क्या अपडेट है खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से बता दें हमें जॉइन कौन कर रहा है जी। खैबर पख्तूनख्वा में अपडेट हमें कर रहे हैं निश्तर अस्पताल के डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट पर आए डेंगू डॉक्टर काजी शहबाज साहब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आमतौर पर सर्दी पड़ते ही हमने देखा है कि डेंगू के केसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, इस मरतबा नहीं हो रहा है ऐसा। तो क्या स्टडी आपकी बता रही है कि मच्छर ने अपनी साख्त बदल ली है या सर्दी इतनी नहीं पड़ी है कि डेंगू अभी कम हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और अंडर डेवलप प्रोविंसेस में ये डेंगू केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी बेसिक वजह प्रॉपर निकासियाब का ना होना है। हमारे पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, नाले जो हैं उन पे ढकने नहीं हैं, सड़कें जो हैं वो कच्ची हैं, वहाँ पर जो है पॉट्स बन जाते हैं, पॉन्ड्स बन जाते हैं, पानी जो है स्टेगनेंट वाटर वहाँ पर खुला होता है, उसके कोई कवर का निज़ाम नहीं है। और दूसरा ये है कि लोगों में इतनी एजुकेशन और अवेयरनेस भी नहीं है। वो जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है, एक्सट्रीम स्टेज होता है, फिर वो डेंगू के टेस्ट करवाने आते हैं, फिर वो ट्रीटमेंट लेने आते हैं। तो मेन बुनियादी वजह ये 2 हैं। अच्छा,
अच्छा ये भी बताइएगा कि अभी जो हमें इतलात हैं डेंगू मरीजों की जो तादाद रिपोर्ट हो रही है वो शोबा सेहत पर एक ऑब्वियसली दबाव तो आ ही सकता है, तो क्या इतने अस्पताल अमला वगैरह मौजूद है कि सब आसानी हैंडल हो जाए या कुछ इमरजेंसी इकदाम करना पड़ेंगे? देखिए, इसमें हेल्थ मिनिस्टर तैमूर झगड़ा साहब के बहुत अहसन इक़दाम हैं जो उन्होंने DHO ऑफिस में हमारे लिए डेंगू बचाओ मुहिम शुरू की हुई है, जिसमें तमाम गवर्नमेंट मशीनरी मोबलाइज हो चुकी है। टर्शरी केयर हॉस्पिटल में और रूरल हेल्थ केयर सेंटर में स्पेसिफिक, जिस तरह कोविड टाइम में इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया था, कोविड यूनिट्स बनाए थे, इसी तरह हमारे पास डेंगू यूनिट्स हैं जिसमें हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट हो रही है और फ्री हमारे पास इलाज मुआलजा और टेस्ट हो रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एज सच कोई इशू नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिक स्टाफ हमारे पास मुख्तस है उन स्पेसिफिक यूनिट्स के लिए, और दवाइयाँ भी मौजूद हैं और हमारे पास टेस्ट की सहूलियात भी मौजूद हैं। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि डेंगू अब एक पूरा साल का मसला ही रह गया है, मुस्तकिल मसला आप समझ लें इसको, पानी खड़ा ना होने देना, मच्छरों से बचाव रखना, सफाई वगैरह, ये एहतियाती तो लाजमी है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, मतलब किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में चले जाएं, दे डोंट इवन नो कि वहाँ डेंगू क्या होता है क्या नहीं होता, कोई तजावीज़ हैं जो आप देना चाहेंगे? देखें, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए हमारे पास डेंगू वैक्सीन अंडर ट्रायल है। जो ही डेंगू वैक्सीन हमारे पास आ जाती है, जैसे पोलियो वैक्सीन काफ़ी अभी हमारे पास आ गई है और पोलियो ख़त्म होने वाला है, इसी तरह अगर डेंगू वैक्सीन आती है तो ये केसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। ये तो लॉन्ग टर्म हो गया इसकी ट्रीटमेंट। शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास जो है मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रेज हैं, अपने बाजू टांगे और ढाम के रखें बाहर जब आप जाएं, और मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि पानी खड़ा ना हो, जहाँ पर भी पानी खड़ा हो वहाँ पर पानी उसको हटाएं और नालियों को ढांप के रखें, उस पर कवर लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा पंजाब की तरफ रुख करते हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ हैं। डॉक्टर इरशाद, पंजाब में अभी डेंगू के केसेस जो हैं वो काफ़ी तेज़ रफ्तार से सामने आ रहे हैं टिल डेट, तो कोई तशवीश है आपको या फिर आपको लगता है ये नॉर्मल है अभी तक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि जो डेंगू के केसेस हैं वो डेली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अगर हम देखें तो जो डेंगू के केसेस में डे बाय डे जो है उसमें कमी आ रही है। उसकी एक वजह जो है वो दर्जा हरारत में कमी है, और इसके साथ साथ जो हमने जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो सर्विलेंस एक्टिविटीज़ की हैं और डेंगू कंट्रोल करने के हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उनका असर भी है। अगर हम 2021 का मौज़ना करते हैं 2022 के साथ, तो इस साल जो है जो डेंगू के केसेस हैं उनकी तादाद भी कम है, और जो डेंगू के केसेस की वजह से अमवात हुई हैं उनकी शरह भी कम है। और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक जो है जो इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, आउटडोर सर्विलेंस एक्टिविटीज़ हैं, लार्वी साइडिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर भी तवज्जो दी जा रही है। इसके साथ साथ जो इंडोर स्प्रेज हैं उनके ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, आउटडोर स्प्रेज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, और फॉगिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी जारी हैं। और इसको मॉनिटर करने के लिए हर वीकली बेसिस के ऊपर चीफ सेक्रेटरी साहब भी और जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी जो है मीटिंग जो है वो चेयर करते हैं। इसके साथ साथ जो वज़ीर आला पंजाब हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने भी डेंगू के हवाले से मीटिंग चेयर की हैं। तो गवर्नमेंट बिल्कुल विजिलेंट है, और जो डेंगू कंट्रोल के हवाले से जो भी मैयत लेने चाहिए उनको बासन तरीके से लिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इक़दाम उठाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट विजिलेंट है। 10-12 साल तो हो गए हैं डेंगू का मसला पंजाब को हर दफ़ा मुतासर करता है। अच्छा, लेकिन हमने यही डॉक्टर साहब देखा है कि नवंबर मिड के बाद या दिसंबर के करीब केसेस ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। इस मरतबा ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी वजह हम आपसे जानना चाहते हैं प्लीज़। अगर हम इस साल के ऊपर देखते हैं तो जो हमारे मेन बड़े शहर हैं जिसमें रावलपिंडी है, लाहौर है, गुजरांवाला है, इसके साथ साथ जो एडजॉइनिंग सिटीज़ हैं जिस तरह कसूर है, शेखुपुरा है, यहाँ पे बारिशों की अगर हम रेशो देखते हैं तो पिछले सालों के मुताबिक आलमोस्ट मोर देन 100% से भी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। उसकी वजह से मच्छर जो हैं उनकी अफजाइश भी ज़्यादा हुई है। लेकिन इसके बावजूद अगर हम मुआवजा करते हैं डेंगू के केसेस का और डेंगू के हवाले से शरह अमवात का 2021 का और 22 का, तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है नंबर ऑफ़ केसेस जो हैं वो भी बहुत कम हैं।
अगर हम जो हैं 2022 में देखते हैं तो 18,175 केसेस हैं। अगर हम जो है 2021 में देखते हैं तो इन्हीं केसेस की तादाद जो है वो 23,355 थी आज जो 21 नवंबर के हवाले से। इसी तरह 133 जो डेथ्स हैं वो रिपोर्ट हुई थी 2021 में। अभी तक जो हैं 41 या 41 डेथ जो रिपोर्ट हुई हैं 2022 में। तो इसका अगर मुआवजा किया जाए तो जो फिगर्स हैं वो बताते हैं कि जी जो हमने एफ़र्ट्स किए हैं गवर्नमेंट के लेवल पे, महकमाना लेवल पे, वो बड़ी कामयाब साबित हुई हैं और हमने कोशिश की है कि ये चीज़ें जो अंडर कंट्रोल रहें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हुकूमत मुतमईन हो भी तो शहरी तो ऑब्वियसली परेशान ही होंगे। कौन चाहता है कि इस चीज़ में आप एकदम से आपको हो जाए डेंगू? तो क्या सूबे में अस्पताल, तिब्बी अमला, ये जो सारी दवाएं वगैरह इस तादाद में दस्तयाब हैं कि कोई इमरजेंसी की सूरत हाल ना पैदा हो और सब इंतज़ाम जो है वो प्रॉपर हुआ? जो गोली पैरासिटामोल जो आम गोली है वो बड़ी जा रही हैं, उसकी शॉर्टेज की काफ़ी इत्तलात थी डॉक्टर साहब। जी अगर हम अद्वियात की सप्लाई के हवाले से देखते हैं तो हमारे पास जो है मेडिसिन जो है अवेलेबल हैं। जो डेस्ट्रॉन इन्फ्यूजन होता है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट आता है। इसके साथ साथ जो है इंसेक्टिसाइड जो मच्छर मारने वाली अद्वियात हैं वो भी वाफर मिकदार में अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल भी जारी है। अगर हम जो बेड्स हैं एलोकेट किए गए हैं डेंगू पेशेंट्स के हवाले से तो हमारे पास तकरीबन 3,500 के करीब बेड्स एलोकेट किए गए हैं और बेड ऑक्यूपेंसी तकरीबन अब लेस दैन 20% है। और हमने एक प्लान भी तैयार किया हुआ है, रैंप अप प्लान भी तैयार, अगर खुदा न खास्ता ज़्यादा बेड की ज़रूरत होगी तो इनको तादाद को बढ़ाया भी जा सकता है। और इसी के साथ साथ जो है जितने भी पब्लिक हेल्थ या गवर्नमेंट लेवल के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट जो है डेंगू के टेस्ट अवेलेबल हैं और डेंगू वार्ड जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं। वो मैंने खुद भी विज़िट किए हैं, हमारी बाकी टीमें भी विज़िट कर रही हैं, हेल्थ मिनिस्टर साहब भी उनको विज़िट कर रहे हैं। तो हम इनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। चलें जी, आप तो मुतमईन है, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर इरशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम हाई चीफ पाकिस्तानी ख़वातीन से आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। कल ऐसी ही एक खातून ज़ारा विलानी से हमने आपकी मुलाकात कराई थी और आज भी एक ऐसी ही ज़बरदस्त खातून से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। अच्छा जी, आज हम आपकी मुलाकात किससे करवा रहे हैं जी? एक ऐसी लड़की जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एसोसिएट प्रोफेसर बन चुकी है और मुल्क से दूर रहते हुए भी, इनका नाम है बाय द वे हुमा। और ये मुल्क की मोहब्बत से सरशार तो हैं ही। हुमा फरीद दुनिया के मारूफ तरीन इदारे में एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे तक पहुंची हैं। सर्टनली पूरे पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शायद पहली ही लड़की हैं अपने खानदान में जो कॉलेज और फिर इस लेवल तक पहुंची। इन्होंने हमें ज्वाइन किया ना, लंबी जिसको कहते हैं छलांग। अब्दुल्ला कहना है मगर अपॉर्चुनिटीज़ का बहुत फ़र्क होता है। अब ये हम आपको समझाने की कोशिश करना चाहते हैं। इनफैक्ट हम क्या समझाएंगे, हुमा फरीद ने हमें ज्वाइन किया, उनसे समझते हैं। हुमा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बता दें कि आपका ताल्लुक कहाँ से है पाकिस्तान में और पढ़ाई कहाँ से शुरू की और इस फील्ड में कैसे आई आप? अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए। मेरे अब्बू अखोड़ी से हैं, छोटा सा गांव है और पंजाब में, और मेरी अम्मी कैमलपुर से हैं मगर कराची में पली बड़ी थी। जब मेरे अब्बू अमेरिका आए थे तो उनके पास बस थोड़े से पैसे थे और उन्होंने मेहनत करके ग्रोसरी स्टोर ख़रीदा और मैं वहीं पे न्यूयॉर्क सिटी में ही पैदा हुई थी। थोड़े साल बाद हमारी फैमिली न्यू जर्सी शिफ्ट हो गई थी और वहाँ पे मैंने अपना एजुकेशन शुरू किया था एलिमेंट्री स्कूल में ही। जब मैंने हाई स्कूल ख़त्म कर दिया तो मैंने हार्वर्ड कॉलेज में मेरा दाखिला हो गया था और मैं हार्वर्ड कॉलेज अटेंड किया था 4 साल के लिए। और उसके बाद मुझे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी एडमिशन मिल गया था, दाखिला हो गया था हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी। मेरे आखिरी साल हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में मैं पाकिस्तान आई थी और मैंने डॉक्टर शेरशाह सैयद के साथ काम किया था क्वीकोट हॉस्पिटल में, और वो गायनी है, गायनी में काम करते हैं। और उस एक्सपीरियंस के बाद मुझे बहुत मेरा इंटरेस्ट बढ़ा गायनी में ही। इसलिए मैंने देखा कि डॉक्टर्स पाकिस्तान में और स्पेशली क्वीकोट हॉस्पिटल में कितना काम करते हैं, कितने अपने पेशेंट्स की देखभाल करते हैं बहुत कम रिसोर्सेज के साथ। और मैंने देखा कि औरतों के लिए, स्पेशली गरीब औरतों के लिए, डिलीवरी कितनी मुश्किल और कितनी ख़तरनाक हो सकती है। पाकिस्तान में मैटरनल मोर्टालिटी रेट्स, यानी जो रेट्स होती हैं जिसमें औरतें मरती हैं डिलीवरी में, वो काफ़ी हाई है, स्पेशली जब हम लोग देखते हैं अमेरिका में। और मुझे इन डॉक्टर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी कि ये इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कोशिश करते हैं। वेरी राइट डॉक्टर साहबा कि हमारे यहाँ
हमारे यहाँ वो कॉम्पनसेशन नहीं है डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की जो कि दुनिया भर में है, और जितना काम हमारे डॉक्टरों से लिया जाता है वो तो आप देख ही चुकी हैं, मतलब अंदाज़ा नहीं किया जा सकता एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। डॉक्टर साहब, आप बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी फैमिलीज़ वतन से दूर रहने के बावजूद अपनी रिवायात से भी जुड़ी रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद आपने जब करियर बनाने का फ़ैसला किया, तो क्योंकि हमें थोड़ा सा पता है कि आपकी फैमिली में भी कुछ ऑपोजिशन का आपको सामना करना पड़ा, वो स्टोरी अगर आप हमसे शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कीजिएगा। जब मेरा एडमिशन हुआ था हार्वर्ड कॉलेज में, मैं 17 साल की थी और मेरे अम्मी का ख़ानदान बिल्कुल खुश नहीं था कि मैं कहीं और जा रही हूँ पढ़ाई करने के लिए। हार्वर्ड मेरे घर से 5 घंटे दूर है। उनको लग रहा था कि बहुत दूर है, लड़की अकेली लड़की कैसे जा सकती है, हॉस्टल में कैसे रह सकती है। तो बिल्कुल मेरे माशाल्लाह 6 मामू हैं, खालाएं, तो कोई भी तैयार नहीं था मुझे भेजने के लिए। और उस वक्त पे मेरे अब्बू ने मेरा साथ दिया। मेरे अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ाई करूँ, उनको पता था कि मेरा शौक़ है पढ़ने का, और उनकी ख्वाहिश ये भी थी कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं डॉक्टर बनूँ। और उन्होंने मेरे अम्मी के ख़ानदान को बोला कि नहीं, मुझे अपनी बेटी पे बिल्कुल फुल ट्रस्ट है और मुझे पता है कि वो सिर्फ वहाँ पे पढ़ाई करने जा रही है और वो उसकी भी ख्वाहिश है कि वो पढ़े। और मेरे अब्बू ने उस वक्त मेरा जब साथ दिया तो फिर उन्होंने आस्ते आस्ते मेरे ख़ानदान को समझाया, और थोड़े टाइम बाद सब ने अपने इजाज़त दे दी कि मैं जा सकती हूँ। तो बिल्कुल ये हमारे कल्चर में है, ये हमारे ख़ानदानों में है, ये हमारे मुल्क में है कि औरत के एजुकेशन पे एतबार नहीं होती है। औरतों को कोई ख़ानदान पढ़ाते नहीं है, और ये गलत बात है। मैं सोचती हूँ कि औरत को बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। औरत फाउंडेशन होती है, एक ख़ानदान के फैमिली की फाउंडेशन होती है, मुल्क की फाउंडेशन होती है। और अगर हम अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को पढ़ाते नहीं हैं तो मुल्क आगे तरक्की कैसे कर सकता है, मुल्क आगे कैसे बढ़ सकता है। और ये मैं बिल्कुल सोचती हूँ कि अगर एक लड़की को इंटरेस्ट है, एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटी है पढ़ाई करने के लिए और उसको शौक है, बिल्कुल हुमा, आपसे बात करके तो मतलब कंसिडरिंग कि आप ऑलरेडी बाहर रहती हैं और इवन देन यू हैड टू गो थ्रू सम ऑपोजिशन, ये तो हमारे यहाँ तो घर घर की बात है। और ख़ास तौर पे मतलब आप तो मेडिसिन कर रही हैं, आप तो डॉक्टर हैं, और तो उस पर हैरानगी थोड़ी सी हुई, लेकिन गुड ऑन यू कि आप भी डटी रही एंड यू गॉट व्हाट थैंक यू हुमा फरीद फॉर बीइंग विद अस। बट आपने इतनी आसानी से कह दिया कि हार्वर्ड में आपका पहले एडमिशन हो गया, फिर हार्वर्ड मेड स्कूल में भी आपका एडमिशन हो गया। मतलब ये इतनी आसानी से होते नहीं है, एक ड्रीम होती है किसी ये की, बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और दूसरी बात अब्दुल्ला, आपने नोटिस किया कि इस नाम की जो लड़कियां होती हैं, ख़वातीन होती हैं, हुमा, वो कितनी अच्छी अकम्पलिश्ड होती हैं। दे रियली नो, दे हैव अ डायरेक्शन एंड आपको पता है ना, वैसे भी हुमा तो जिसके सर पे बैठ जाता है तो फिर वो तो वैसे ही मतलब उनकी तो चांदी हो ही जाती है, वो फिर तो वो बैठ जाता है। बताएं कि कराची की मारूफ समाजी रहनुमा परवीन रहमान कत्ल केस में 4 मुल्ज़मान की सज़ाएं कल सिंध हाई कोर्ट ने कल अदम कर दी और बरी करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दिसंबर 2021 में मुल्ज़मान को 2 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मुल्ज़मान ने सज़ा के ख़िलाफ़ सिंध हाई कोर्ट में अपीलें की थी जो कि मंजूर कर ली गई और अदालती हुक्म पर बनाई गई कई JITs भी शवाहिद जमा करने में नाकाम रही। अदालत ने फैसले में लिखा केस में कई शकूक व शुबहात हैं और शक का आपको पता ही है कि फ़ायदा मुल्ज़मान को दिया जाता है। ये एक और फैसला आया है जो हमारी पुलिस और नाक़िस तहकीक़ाती अमल के साथ कमज़ोर निज़ाम इंसाफ की तरफ वाज़ेह इशारा कर रहा है। कत्ल जैसे संगीन वाक़यात के मुल्ज़मान भी तकनीकी बुनियादों पर रिहा होने में कामयाब हो रहे हैं। आज हकीकत ये है कि 9 साल बाद भी परवीन के असल कातिलों का कोई अता पता नहीं। केस वहीं का वहीं खड़ा है। परवीन रहमान के अहल खाना ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान तो किया, लेकिन फैसले पर दुख और मायूसी का इजहार भी किया है। परवीन के अहल खाना ने वफाकी हुकूमत से भी फरीक बनने की दरख्वास्त की है। और परवीन वो खातून थीं जिनकी ज़िंदगी के 31 साल कराची के गिरदुनवा में कायम कच्ची आबादियों में गुजरे ताकि इन्हें ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें दी जा सकें, और शायद यही इनका जुर्म बन गया। 13 मार्च 2013 को इन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कत्ल से पहले अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा माफिया की जानिब से खुद को मिलने वाली धमकियों का भी बारहा तस्करा किया था। लेकिन कल जो फैसला आया है ये किस बिना पे आया है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमीन अनवर हमारे साथ हैं। अमीन अनवर,
सबसे पहले तो यही बता दें कि सिंध हाई कोर्ट से परवीन रहमान कत्ल केस के मुजरिमों की बरियत का फैसला आया है। बुनियादी तौर पे वजह क्या बनी? जी, सिंध हाई कोर्ट ने कुछ ऐसी वजूहात बयान की हैं अपने इस फैसले में जिसकी बुनियाद पर ये सज़ा हुई थी। ताहम अदालत ने ये कहा है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं परवीन रहमान के उस इंटरव्यू की जो एक निजी टीवी चैनल को 2011 में रिकॉर्ड कराया गया था, लेकिन फिर वो 2013 2 साल बाद वो ऑन एयर किया गया। अदालत में मुल्ज़मान के वकला का ये कहना था कि उस इंटरव्यू के बुनियाद पर जो है वो मुल्ज़मान को परवीन रहमान के कत्ल केस में जो है वो उनके बयान पर इस इंटरव्यू पर जो है वो जिरा का मौका नहीं मिला, लिहाजा फेयर ट्रायल का जो मौका है मुल्ज़मान को नहीं दिया गया। लिहाजा अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि वो इंटरव्यू जो है वो काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता है। जबकि दूसरी बात JIT की है। अदालत ने यह कहा है कि JIT की हैसियत एक केस के चालान की हैसियत से ज़्यादा की नहीं है और JIT की कारकर्दगी जो है वो सिफर रही है और JIT ने ऐसी कोई बात नहीं की जो इससे पहले मंजर आम पर आ चुकी हो। और प्रोसिक्यूशन का ये कहना था और पुलिस का ये कहना था कि कारी बिलाल जो पुलिस मुकाबले में मारा गया था, उस मुकाबले में मुलजिम से जो हथियार बरामद हुए थे उसके खौल और परवीन रहमान को जिस खौल से कत्ल किया गया था उसके जो खौल हैं वो मैच होते हैं। जबकि जो दीगर दूसरे फरीक का ये कहना था जो वकील सफाई थे कि 24 घंटे बाद ही पुलिस ने ये कह दिया था, जबकि FSL रिपोर्ट भी अभी तक मंजर आम पर नहीं हुई और कारी बिलाल का मुलजिम रहीम सवाती व दीगर से कोई ताल्लुक भी साबित नहीं किया गया। और इसी तरह रहीम सवाती के हवाले से जो परवीन रहमान ने इल्ज़ामात लगाए थे वो अमूमी नौइयत के थे और किसी मुलजिम पर जो स्पेसिफिक रोल है और मखसूस नौइयत के इल्ज़ामात किसी मुलजिम पर नहीं थे। प्रोसिक्यूशन के केस में काफ़ी खामियाँ थी जिसका फ़ायदा देते हुए अदालत ने तमाम मुलजिमान को रिहा किया है और ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था वो कालादम करार दिया है। ठीक है अमीना, आपने बड़ा तफसील से हमें एक्सप्लेन किया। अब ये बताइए, अब ज़ाहिर है अपील ही करेंगे, इनके अहल खाना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वफाकी हुकूमत से भी कह रहे हैं कि वो फरीक बने दरख्वास्त में, तो क्या ऐसा मुमकिन है? जी, परवीन रहमान की जो बहन है अकीला इस्माइल, उन्होंने ये कहा है कि वो सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगी और इसके साथ साथ उन्होंने ये मुतालबा किया है सिंध हुकूमत से भी कि वो फौरी तौर पर इस केस में जो है वो अपील फ़ाइल करें सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। जबकि वफाकी हुकूमत से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि वो इस तरह के मामलात को देखें कि किस तरह जो है वो कानूनी खामियाँ और प्रोसिक्यूशन की नाकामी का जो फ़ायदा है वो मुल्ज़मान को होता है और इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में जो है वो इंसाफ नहीं मिल पाता। इसीलिए उन्होंने मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से कि वो इस कानून को देखें, जबकि सिंध हुकूमत से कहा गया है कि वो इस केस में अपील फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया अमीन अनवर, हमें आपने डिटेल दी। अच्छा जी, दैट इज इट। पाकिस्तान की मायना स्कॉच प्लेयर मारिया तूर पकई की आज सालगिरह है, उन्हें हैप्पी बर्थडे। वी कैन सी यू टुमारो।